तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं अनीता आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन पर विस्तार पूर्वक जानकारी। पॉली हाउस में टमाटर की फसल में कीट नियंत्रण उपाय। ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रों पर एक विशेष प्रस्तुति। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में किसान भाइयों दुधारू पशुओं का पालन करने का मुख्य उद्देश्य है कि इनसे लगातार दुग्ध उत्पादन मिलता रहे, परंतु इससे भी महत्वपूर्ण है स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, क्योंकि प्राय देखा जाता है कि बहुत से पशुपालक भाई दूध निकालते समय धूम्रपान के साथ साथ गंदे हाथों से दुग्ध दोहन करते हैं, जिससे दूध भी स्वच्छ नहीं रह पाता और व्यक्तियों में विभिन्न संक्रामक बीमारियां हो जाती हैं। तो पशुपालक अपने पशुओं से स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कैसे लें, इन पहलुओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सरोज कुमार। पशुपालक भाइयों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। वो विषय है स्वच्छ दूध उत्पादन। तो जैसा कि नाम से आप समझ रहे हैं कि दूध, स्वच्छ दूध मतलब सिर्फ दूध साफ होना चाहिए। वास्तव में ऐसा नहीं है। स्वच्छ दूध का मतलब होता है ऐसा दूध जिसको पी करके मनुष्य या जानवर जो कोई भी इसको पीता है उसके स्वास्थ्य में वर्धन हो। ऐसे दूध को ही हम लोग स्वस्थ दूध कहते हैं। और दूध जो है एक पेरिसेबल मटेरियल है, अर्थात जल्द खराब होने वाली पदार्थ है। तो दूध उत्पादन के लिए कुछ हमें, दूध जब हम निकालते हैं पशुओं से, उसके लिए हमें कुछ सावधानी बरतने आवश्यक है। जैसे कि जो पशुपालक दूध निकाल रहे हैं उनको पहले अपना हाथ साबुन से धो लेनी चाहिए अच्छी तरीके से। उसके बाद थन को भी थोड़ा पानी से साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि पशु जो है गंदगी में बैठती है, मिट्टी में बैठती है, वहाँ पे लगा रहता है, जिससे कि थनैला होने की आशंका है। इसके अलावे जिस बर्तन में हम दूध रखते हैं वो बर्तन पूर्णतः स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए अच्छी तरीके से, और पानी से उसे अच्छी तरीके से खंगाल लें। इसके बाद जो भी पशुपालक भाई दूध अगर निकाल रहे हैं तो उनके चाहिए कि अपने माथा को जो है एक गमछी या कोई पगड़ी से बाल को बांध के रखें, ताकि बाल का कण टूट के दूध में न जा पाए। इसके बाद दूध जो है 7 से 8 मिनट के अंदर निकाल लेने चाहिए, क्योंकि इस समय में दूध का उत्पादन, दूध जो है थन से बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो प्राकृतिक रूप से स्राव होता है, उसका प्रभाव 8 से 9 मिनट तक ही ज्यादातर रहता है। इसके बाद ये धीरे धीरे कम हो जाता है। इसलिए अधिक दुधारू पशु में तेजी से दूध निकालना आवश्यक है। इसके अलावा पशुओं को दूध दूहते समय ध्यान दें कि कभी भी गलत तरीके से दूध न दुहें। अर्थात अगर पशु का जो है बाट बड़ा है तो फुल हैंड मिल्किंग करें, पूरे हथेली से उसे दूध दुहें। अगर छोटा छोटा बाट है तो चुटकी के द्वारा दूध निकालना उचित होता है। और अगर बहुत लोगों को ऐसा भी देखने में मिलता है कि वो अंगूठा लगाकर दूध दूहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। अंगूठा लगाकर दूध दूहने से
उस पशु के बाट में जो है गांठ पड़ जाएंगे, आगे चल के यही गांठ थनैला का रूप भी धारण कर लेगा। तो इसलिए आवश्यक है कि कभी भी गलत तरीके से दूध न निकाले और दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का कभी भी प्रयोग न करें। ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक प्राकृतिक हार्मोन है जो पशुओं के दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड में स्रावित होता है जब दूध पशु देना शुरू करती है उसके पहले। और साथ ही इस हार्मोन का जो है कार्य पशुओं के जो है पार्चुरेशन में अर्थात उसको बयाने के समय में इसका रोल होता है। अगर आप उसे बाहर से इंजेक्शन के रूप में देंगे तो पशु धीरे धीरे उसकी आदी हो जाएगी, उसके अंदर में प्राकृतिक रूप से ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनना बंद हो जाएगा और इसके वजह से बाद में पशु कोई काम के नहीं रह जाएगा, बिना हार्मोन दिए वो दूध नहीं देगी और उसके बयाने के समय भी समस्या हो सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखें और साथ ही साथ दूध जो है उसे जितना जल्दी हो सके उसके बाद खौला करके फिर उसे हम लोग रखेंगे तो ज्यादा देर तक सुरक्षित रहेगा। नहीं तो दूध में जो है कंटामिनेशन काफी तेज होता है, यानी कि जीवाणुओं की इसमें बढ़ोतरी काफी तेजी से होती है। तो इसलिए दूध उत्पादन के समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। बर्तन जो है उसका मुंह जो है छोटा होना चाहिए, जिसमें दूध हम लोग संधारण करके रखते हैं उसका मुंह छोटा होना चाहिए और उसके तली जो है वो चौड़ा होना चाहिए और उसको हमेशा जो है ढक्कन से ढक के रखना चाहिए, तो दूध जो है ज्यादा समय तक सुरक्षित रहता है। तो पशुपालक भाइयों, छोटी मोटी बातों का ध्यान रखेंगे आप अगर अपने पशुओं का दूहते समय, तो आप अच्छा दूध उत्पादन कर सकते। उन्नत तकनीक खेती के अंतर्गत राज्य में बहुत से किसान पॉली हाउस व शेडनेट में सब्जियों की खेती करने लगे हैं, जिससे अच्छी आमदनी भी मिलती है। लेकिन किसानों को पॉली हाउस में भी पौधरोपण से लेकर तुड़ाई तक विभिन्न समसामयिक कार्यों को करने की आवश्यकता होती है। अतः इसी के मद्देनजर जिन किसानों ने टमाटर की फसल लगा रखी है, उनके यहाँ फसल में कई तरह के कीटों का प्रकोप दिखाई दे रहा है। अतः किसान भाइयों, आप किस प्रकार से करें टमाटर की फसल में कीटों का समन्वित प्रबंधन, इस बारे में जानते हैं एक वैज्ञानिक डॉक्टर वी.के. अग्रवाल से। ये जो पत्ती जलने का जो रोग है इसको झुलसा रोग कहते हैं और इसके उपाय के लिए आपको चाहिए कि जो ये M45 नाम की दवा आती है, M45 जिसको कहते हैं, इसकी 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में मिलाकर आप पौधों पर छिड़कें। अच्छा ये रहता है कि आप समय पर इसका छिड़काव करें। जैसे ही आपके पौधों पर फसल में देखें कि एक गोल रंग की रिंग बनती है और फिर बाद में ये पूरा सूखता है, तो आप उसी समय ये छिड़काव चालू कर दें और 15 दिन बाद इस छिड़काव को दोहराएं, तो आपकी फसल से इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। जहाँ तक आपने ये जो पत्ते सिकुड़ने का जो बताया, जो आप पत्ते सिकुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, इसमें आप 2 तरह के देख रहे हैं कि पत्ते सिकुड़ करके पत्ते छोटे भी हो गए हैं। ये जो पत्ता छोटा होना है इसको हम वायरल डिजीज़ कहते हैं। ये वायरस जनित बीमारी है और ये जो आती है ये कुछ कीड़े होते हैं, जैसे कि वाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी जो है उसका पहले आक्रमण आता है और वो सफ़ेद मक्खी इन वायरसों को कैरियर के रूप में काम करती है, जिसके कारण वो इस पर ये बीमारी हो जाती है। किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब एक बार वायरस का प्रकोप पौधों पर हो जाता है तो इनसे पौधों को इनसे कोई छुटकारा नहीं दिला सकते हम। उस सफ़ेद मक्खी को अगर आती है तो उसी समय आप किसी भी कीटनाशी का उसका छिड़काव करें। अगर आपके सफ़ेद मक्खी का प्रकोप नहीं होगा तो आपको फिर वायरस की बीमारी नहीं होगी। सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण हेतु आप या तो इमिडाक्लोप्राइड नाम की जो दवा है उसको काम में ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो फेनप्रोफेंथ्रीन है वो दवा भी आप पौधों पर छिड़क सकते हैं और इन दवाओं को आप 15 दिन के आसपास इनको फिर 15 दिन बाद ही दूसरा छिड़काव करें, जिससे कि आपका जो पौधे हैं वो पूरी तरह से इनसे सफ़ेद मक्खी के प्रकोप से बचें। और सफ़ेद मक्खी अगर आपने आप नियंत्रण कर ली तो फिर वायरस का जो पौधों पर प्रकोप होता है उससे आपको निजात मिल सकती है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। वो रूहानी लफ्ज
जो आज भी हैं जहन में। वो खुदाई मौसीकी जो ले आए जन्नत ज़मीं पर। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वो दिलकश अंदाज जो लौटा लाए गुजरा जमाना। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। देखिए भूले बिसरे गीत। डरना क्या, जब प्यार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आज के समय में कृषि मशीनीकरण एवं यंत्रीकरण के बिना खेती असंभव है, क्योंकि बैल पशुओं की से खेती करना अधिक लागत, अधिक समय एवं अधिक श्रम के कारण इस पद्धति से खेती लाभकारी सिद्ध नहीं हो रही। इसीलिए खेती में मशीनीकरण तथा यंत्रीकरण का प्रचलन काफी बड़ा है, जिनके द्वारा हम समस्त कृषि कार्यों को कम समय में और सरलता से निपटा लेते हैं। अतः अपने प्रदेश में मुख्य रूप से खरीफ मौसम कौन कौन से कृषि यंत्र अपनाएं तथा कैसे उपयोग करें, इस पर विस्तार से जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं इस विशेष प्रस्तुति के माध्यम से। किसान भाइयों, वर्तमान कृषि पद्धति में कृषि यंत्रों का प्रयोग किसानों के लिए एक मुख्य जरूरत है, क्योंकि इनके प्रयोग से जहां एक ओर समय एवं श्रम की बचत होती है, वहीं दूसरी ओर कुल कृषि लागत में कमी आती है। ये कृषि यंत्र मानव चालित, पशु चालित या शक्ति चालित हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भूमि की तैयारी करते समय प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों के बारे में। मोल्ड बोर्ड हल, इसमें 2 से 3 फाल होते हैं। इसका प्रयोग मुख्य रूप से गहरी जुताई करने में किया जाता है। डिस्क प्लाऊ, इसमें 2 से 3 डिस्क हल होते हैं। इसका प्रयोग भी भूमि की गहरी जुताई करने के लिए किया जाता है। डिस्क हैरो, इसमें 12 से 18 डिस्क होते हैं। ये डिस्क हल की अपेक्षा कम गहरी जुताई करता है, किंतु इसमें कम समय में अधिक क्षेत्रफल की जुताई होती है। बुआई से पहले खेत की तैयारी एवं बखेरी के बाद खाद मिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कल्टीवेटर, यह साधारणतः हल्के हल की श्रेणी में आता है, जिसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। इसमें 7 से लेकर 12 फाल लगे होते हैं। बुआई से पहले खेत की तैयारी एवं बखेरी के बाद खाद मिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रिजर या बंड फार्मर, इस यंत्र की सहायता से मेड़ पर बोई जाने वाली फसलों के लिए मेड़ें बनाई जाती हैं। रोटावेटर, यह एक आधुनिक कृषि यंत्र है जिसका प्रयोग भूमि की तैयारी में किया जाता है, जो कि उच्च शक्ति चालित ट्रैक्टर के द्वारा संचालित किया जाता है और इसके प्रयोग से खेत की तैयारी मात्र एक जुताई में संपन्न हो जाती है, क्योंकि यह हैरो, कल्टीवेटर एवं पाटा यंत्र द्वारा किए जाने वाले कार्यों को एक साथ संपन्न कर देता है, जिससे समय और लागत की बचत होती है। किसान भाइयों, इन यंत्रों के अलावा छोटे किंतु बहुत उपयोगी यंत्रों के बारे में भी बताना चाहेंगे, जिसे पावर टिलर के नाम से जानते हैं। ये पावर टिलर विभिन्न मॉडलों के होते हैं तथा इनको अनेक कार्यों के संपादन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। ये पावर टिलर मुख्य रूप से छोटे कृषकों एवं सीमांत कृषकों के लिए उपयोगी यंत्र हैं। अब आइए बात करते हैं बीज की बुआई तथा पौधरोपण यंत्रों के बारे में। पैडी ट्रांसप्लांटर, इसकी सहायता से धान का पौधरोपण किया जाता है। सीड कम फर्टिलाइजर सीड ड्रिल, इस यंत्र की सहायता से बीजों एवं उर्वरकों को बुआई के समय एक साथ प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, सीड ड्रिल का ही आधुनिक परिवर्तित रूप रोटावेटर कम फर्टी सीड ड्रिल है। इस मशीन से खेत की जुताई के साथ साथ बीजों की बुआई का कार्य भी हो जाता है, जिससे लागत खर्च में काफी कमी आती है तथा इसकी बाजार में कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए है। जीरो टिल स्ट्रिप सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, इसकी सहायता से जुताई किए बगैर भूमि में सिर्फ हल्का सा चीरा लगाकर बीज एवं उर्वरक को भूमि में डाल देते हैं,
जहां तक किसान भाइयों गन्ना कटाई तथा बुआई यंत्र की बात है तो इस यंत्र के द्वारा बुआई के साथ साथ गन्ने की कटाई, बीजोपचार, भूमि जनित कीट नियंत्रण रसायनों का प्रयोग, मिट्टी को चढ़ाना एवं रासायनिक खादों को डालने की प्रक्रिया एक साथ की जाती है। इसकी कार्य क्षमता 0.25 हेक्टेयर प्रति घंटा। कोनोवीडर यह पंक्तिबद्ध रोपी गई धान की फसल या सीरी विधि से रोपी गई धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण करने वाला मानव चालित यंत्र है, जिसमें धान की फसल में इसका प्रयोग कर आसानी से खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है तथा एक व्यक्ति बड़ी आसानी से एक दिन में आधा एकड़ क्षेत्रफल की निकाई गुड़ाई कर सकता है। फसल सुरक्षा में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख कृषि यंत्र ट्रैक्टर ऑपरेटेड पावर स्प्रेयर। इसकी सहायता से लाइनों में बोई गई फसलों पर रसायनों का छिड़काव किया जाता है। डस्टर ये भी मानव चालित या शक्ति चालित होते हैं। इसकी सहायता से डस्ट या धूल के रूप में आने वाले रसायनों का भुरकाव किया जाता है। अब आइए बात करते हैं कटाई एवं मड़ाई में प्रयुक्त होने वाले यंत्रों के बारे में। तो पहला यंत्र है रीपर, जो कि पावर टिलर तथा ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है। इस यंत्र की सहायता से धान एवं गेहूं की कटाई की जाती है। पावर टिलर रीपर की कार्य क्षमता प्रतिदिन 1.6 हेक्टेयर होती है तथा ट्रैक्टर चालित रीपर की कार्य क्षमता प्रतिदिन 4 हेक्टेयर होती है। अब आइए बात करते हैं इन यंत्रों के रख रखाव के बारे में। देशी हल, मोल्ड बोर्ड हल तथा हैरो में तवों को पैना कर लेना चाहिए, अन्यथा ट्रैक्टर पर अतिरिक्त बल पड़ता है जिससे कार्य क्षमता प्रभावित होती है। यंत्रों में लगे नट बोल्ट की जांच कर लेनी चाहिए। ढीले नट बोल्टों को सही कर देना चाहिए। यंत्रों का यदि कोई भी हिस्सा टूटा हो तो उसकी मरम्मत करा लें या फिर उसे बदलकर नया लगवा लें। घूमने वाले भागों की बियरिंग में समय समय पर ग्रीसिंग करते रहें। कार्य करने के दौरान यंत्रों को सही तरीके से समायोजित कर लेना चाहिए जिससे कार्य सही ढंग से हो सके। बुआई में प्रयोग किए जाने वाले सीड ड्रिल एवं फर्टी सीड ड्रिल मशीन की जांच करवा लें। उर्वरक एवं बीज पेटी कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। यंत्रों के साथ साथ ट्रैक्टर की भी देखभाल करना आवश्यक है, जिसके पहिए की हवा, ट्रैक्टर में डीजल, स्नेहल तेल की मात्रा इत्यादि को जांच लेना चाहिए। इन कृषि यंत्रों से संबंधित किसी भी जानकारी, इनके प्राप्ति स्थान, कीमत तथा इन पर प्राप्त होने वाले अनुदान के लिए किसान भाई इस पते पर संपर्क करें। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। BBC ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन। ब्रेक के बाद अब सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में पहला प्रश्न पूछा है ग्राम बरोटा, जिला बिलासपुर के जीवन लाल ने। आप मछलियों में होने वाले रोगों के बचाव पर जानकारी चाहते हैं। इसमें जो मुख्य बीमारियां हैं उसमें से एक फफूंद रोग है। ये मछलियों में फफूंद रोग मुख्यतः फंगस द्वारा लगता है। इसमें शुरू में त्वचा में दिखाई सफेद रुई के दागों के समान दिखाई देता है। बाद में ये पंखों, गलफड़ों एवं आँखों पर भी दिखाई देता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए रोगी मछलियों में मेलाकाइट ग्रीन की 5 ml प्रति लीटर के घोल में 15 मिनट तक स्नान कराना पड़ता है। दूसरा रोग है सफ़ेद धब्बा रोग। ये जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है।
यह रोगाणु मछली के त्वचा के भीतर अपने आप को अवस्थित कर लेता है और जल्दी से बढ़ने लगता है, जिससे मछलियों की त्वचा पर सफ़ेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं। बाद में यह धब्बे गलफड़ों पर भी दिखाई देते हैं। मछली अपने शरीर को तालाबों के किनारे से या पानी में डूबी हुई वस्तुओं से रगड़ती रहती है, जिससे कि उससे परजीवियों से छुटकारा मिल सके। इसलिए इस रोग को खुजली रोग भी कहते हैं। इस रोग के उपचार के लिए मछली को कई दिन तक क्विनीन के घोल में 50 ml पर लीटर या टाइफोफ्लेविन के घोल में 10 मिलीग्राम पर लीटर के में रखना चाहिए। तीसरा मुख्य रोग है पूंछ व पंखों का सड़ना। यह रोग जीवाणु के द्वारा फैलता है। शुरू में पंख का बाहरी हिस्सा सफ़ेद होने लगता है, धीरे धीरे किनारा और गलने लगता है। पंखों के मुलायम ऊतक गलने पर सड़ने लगते हैं और अंत में पंख गिर जाते हैं। पंखों के गिरने से मछली तैर नहीं पाती, जिसके कारण वो मर जाती है। इस रोग के उपचार के लिए रोगी मछलियों को पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में जो कि 5 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से बनाया जाता है में 1 घंटे तक रखना चाहिए तथा ऑरोफेक नामक दवाई का 10 मिलीग्राम प्रति किग्रा के हिसाब से खाने में मिला के 5 दिनों तक मछलियों के कृत्रिम भोजन में मिला के देना चाहिए। अगला रोग है फोड़ा रोग। जो मछलियों में फोड़ा जैसा हो जाता है, ये जो है जीवाणुओं के कारण रोग होता है। इस रोग में जीवाणु मछलियों की रक्त शिराओं में एकत्रित होकर बढ़ते रहते हैं। जीवाणु रक्त नलिकाओं की दीवार को फोड़कर मांसपेशियों में आ जाते हैं और शरीर के खुले हुए हिस्सों में फोड़े बनाते हैं। गलफड़ों की रक्त शिराओं को अवरोध करने से मछलियां मरने लगती हैं। इस रोग के उपचार में रोगी मछलियों को एक्रीफ्लेविन के घोल में 10 मिलीग्राम पर लीटर के घोल में 15 मिनट तक रखना चाहिए तथा मछलियों को खाने में 55 मिलीग्राम प्रति किग्रा प्रतिदिन के हिसाब से क्लोरमफेनिकॉल का नमक दवा देनी चाहिए। अगला मुख्य रोग अल्सर रोग है, जिसको नासूर रोग भी कहते हैं। इस रोग में मछलियों को जीवाणुओं के द्वारा संक्रमण होता है। मछलियों के शरीर पर घाव बन जाते हैं। शुरू में ये एक स्थान पर बाह्य संक्रमण के रूप में होता है और धीरे धीरे शरीर के अंदर तक फैलकर अल्सर का रूप ले लेता है। यह एक खतरनाक बीमारी है और रोगी मछली द्वारा अन्य मछलियों को भी यह बीमारी आराम से लग जाती है और बहुत जल्दी लगती है। जिस तालाब में यह बीमारी हो, उसके पानी को मछलियों के संपर्क में दूसरे तालाब का संपर्क नहीं होना चाहिए। रोग प्रभावित तालाब में चलाए जाने वाले जाले इत्यादि बिना उपचारित किए हुए दूसरे तालाब में नहीं चलाए जाना चाहिए। और इस रोग के बचाव के लिए तालाब में 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर मीटर पानी की दर से अनबुझा चूना छिड़कना चाहिए। बीमारी का पता लगने पर तालाब में 650 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से वालमिड नामक दवाई का घोल छिड़कना चाहिए। इस रोग के उपचार के लिए 20 मिलीग्राम क्लोरोटेट्रासाइक्लिन प्रति किलोग्राम भोजन में प्रतिदिन के हिसाब से 7 दिन तक खिलाना चाहिए। तो अगला रोग है मत्स्य जो ये को आर्गुलस भी कहते हैं। रोग जो कि एक परजीवी द्वारा होता है। मछलियों में विशेषतः प्रजनक तालाबों में मछलियों के शरीर पर अनगिनत मत्स्य जू आर्गुलस पाए जाते हैं तथा त्वचा को नुकसान पहुंचाकर छोटे छोटे घाव बना देते हैं। मछली की बढ़वार कम हो जाती है तथा कभी कभी मछली मर भी जाती है। इस परजीवी से छुटकारा पाने के लिए तालाबों में 0.01% मिलीग्राम प्रति लीटर की दर से डाइफ्लूबेंजुरान का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए तथा रोगी मछलियों को 3% नमक के घोल में 30 सेकंड तक स्नान कराना चाहिए। और इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न पूछा है ग्राम खखाना जिला झज्जर के धन सिंह ने। आप हरी खाद के महत्व एवं उसके लाभ पर जानकारी चाहते हैं। किसान भाइयों, हरी खाद क्या है, इसको कैसे खेतों में प्रयोग करें, इसके क्या क्या लाभ हैं, उसी के बारे में आप थोड़ा सा जो विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। हरी खाद के देने का मेन 2 तरीका होता है किसान भाइयों। एक होता है जिसमें हम पहले फसल की सीधी खेत में बुआई कर देते हैं और उसी खेत में उसको दबा देते हैं। किसान भाइयों, यह विधि उन क्षेत्रों में कारगर है जहां पर नमी की पर्याप्त मात्रा हो या पानी की पर्याप्त मात्रा हो। दूसरी विधि है किसान भाइयों जिसमें हम फसल को दूसरे खेत में या खेत की मेड़ पे बुआई करते हैं और फिर फसल की पत्तियों को या टहनियों को काट के दूसरे खेत में मिला देते हैं। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी या नमी की कमी हो, उन क्षेत्रों में ये विधि अच्छी साबित हुई है।
किसान भाइयों, हरी खाद के लिए जिस फसल का आप चुनाव करें उस फसल में कम समय में अधिक वृद्धि करने की क्षमता होनी चाहिए। जिस फसल का आप चुनाव कर रहे हैं उस फसल में पत्तियां, टहनियां और शाखाओं की संख्या अधिक होनी चाहिए। वो उस फसल में सड़ने गलने की क्षमता, जल्दी सड़ने गलने की क्षमता होनी चाहिए। वो फसल जो कम दिनों में तैयार होनी चाहिए। सभी प्रकार की मृदा में वो पैदावार देने वाली होनी चाहिए। किसान भाइयों, ऐसी फसल का चुनाव करें जो हमारे जमीन के अंदर अधिक से अधिक मात्रा में नाइट्रोजन या जीवाश्म पदार्थ की मात्रा बढ़ा सके। किसान भाइयों, इसके लिए कौन कौन सी फसलों का चयन करें? इसके लिए मुख्य रूप से सनई, ढेचा, मूंग, उड़द, लोबिया, गवार इत्यादि फसलों का चुनाव किया जा सकता है। किसान भाइयों, इसके बाद आती है बुआई कब करें। यदि आपके पास पानी का साधन है, सिंचाई का साधन है, तो आप अप्रैल मई में भी सिंचाई की सुविधा से बुआई कर सकते हैं। यदि आपके पास सिंचाई का साधन नहीं है तो जुलाई में आप बरसात होने पर बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, इन फसलों में जो है उर्वरकों की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी अच्छी वृद्धि के लिए हम 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, रही सिंचाई की बात, सिंचाई का साधन यदि आपके पास उपलब्ध है और आपने गर्मी में उसकी बुआई की अप्रैल मई में, तो 15 दिन के अंतराल 15 से 20 दिन या 15 दिन पे सिंचाई करना जरूरी है। किसान भाइयों, फसल को पलटने का समय, जब आपकी फसल तैयार हो जाए, जब उसमें अधिक से अधिक फूलों की संख्या या दूधी अवस्था हो, उस समय उसको जो है उसकी पलटाई करना चाहिए। पलटाई करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि फसल ज़्यादा पक न जाए। उसमें जब फूलों की यानी अवस्था होगी तभी उसकी पलटाई करेंगे, तो अधिक से अधिक मात्रा में आपकी ज़मीन में जीवाश्म पदार्थ और नाइट्रोजन का बढ़ेगी उसमें। किसान भाइयों, हरी खाद के लिए जिस फसल का प्रयोग कर रहे हैं वो फसल आपके क्षेत्र में आपको उसके बीज आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। ऐसी फसलों का प्रयोग करें जो आपको आराम से बीज मिल जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा बीज पैदा करे। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पित है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatar.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें खेती बाड़ी संबंधित किसी भी समस्या का निवारण के लिए हमारे निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। आंवला के उद्यानों में इस समय किए जाने वाले समसामयिक कार्य। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।